25,000 करोड़ रोशनी स्कैम। 2001 की दहाई में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी। ख्वाब देखा उन्होंने ये देखा कि वो ज़मीन जिस पर लोगों ने जबरी कब्जे किए हैं, जिन लोगों ने जबरी कब्जे किए हैं, ज़मीन उनको बेच दी जाए और उनसे माकूल पैसे ले लिए जाएं। जो पैसे इन लैंड ग्रैबरों से हमें मिलेंगे, उन पैसों से हम बिजली के प्रोजेक्ट बनाएंगे, बिजली के प्रोजेक्टों को वापस भारत सरकार से ले लेंगे। उस वक्त यही चल रहा था। इसी ख्वाब को आगे डॉक्टर हसीब द्राबू जब वो फाइनेंस मिनिस्टर 2003 में बने, यही माफ कीजिएगा 2003 में फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने, इकोनॉमिक एडवाइजर जम्मू कश्मीर की उस वक्त की पीडीपी कांग्रेस सरकार हुकूमत के बने। उन्होंने इसी ख्वाब को आगे लिया। उन्होंने कहा कि हम पावर प्रोजेक्ट जो है नई दिल्ली से वापस ले लेंगे और इतना पैसा इन पावर प्रोजेक्टों से हमें मिलेगा कि हम फालिगुल बाल हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रोशनी चलती रही। नतीजा ये निकला कि रोशनी 2011 में रोशनी को लेकर लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि जनाब ये रोशनी जहां रोशनी देना चाहिए थी वहां नहीं दे रही और जहां नहीं देना चाहिए वहां बहुत रोशनी दे रही है। कैग ने 2013 में हंगामा खड़ा किया। उन्होंने कहा ये 25,000 करोड़ का स्कैंडल है। उस वक्त जो कैग का ऑडिट जम्मू कश्मीर के लिए कर रहे थे ऑडिटर जनरल, उन्होंने जो बातें कही, उस वक्त के रेवेन्यू मिनिस्टर एजाज अहमद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ये सब बकवास है, कोई स्कैंडल नहीं है, सब बिल्कुल ठीक ठाक है, किसी ने कोई चोरी नहीं की, किसी ने कोई बेईमानी नहीं की। 7 साल बाद आज मामला सीबीआई के हवाले हुआ है। 2011 में एक पीआईएल हुई। 9 साल के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो को लताड़ कर हाई कोर्ट ने सीबीआई के हवाले मामला किया है। और इसके पीछे 2 नाम, प्रोफेसर एसके भल्ला जिन्होंने पीआईएल फाइल की और शेख शकील, एडवोकेट शेख शकील, जिन्होंने उस पीआईएल की लड़ाई कोर्ट में लड़ी। प्रोफेसर एसके भल्ला को आपने सुन लिया है, शेख शकील मेरे साथ है। शेख साहब, मैंने वजाहत कर दी इस पूरे मामले की। सबसे पहले एसीबी को लेकर कोर्ट ने क्या कहा और सीबीआई के पास मामला जाना, ये कितना बड़ा तमाचा है एसीबी के चेहरे पर। जुनेद साहब, 2011 आपने बजा फरमाया, पीआईएल 19/2011, जिस कमरे में आप मेरा ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी कमरे में 3 लोग थे बैठे हुए, शेख शकील, प्रोफेसर एसके भल्ला और मेरे स्पेशल असिस्टेंट, मेरे डीटीपी ऑपरेटर गौरव महाजन। इसी कमरे में 2011 में ये तहरीक रोशनी के ख़िलाफ़ और लैंड माफिया के ख़िलाफ़, यहाँ से ही जिसे कहते हैं वो चैप्टर जो है वो इस हिस्ट्री का आगाज़ इसी रूम से हुआ था। और मुझे याद है मैंने उस वक्त भी जो याचिकाकारी हैं प्रोफेसर साहब, उनको मैंने कहा था, मैंने कहा ये एक ऐसी जंगल की आग होगी जिसको लिपटें और हवाएं मिलती जाएंगी और ये फैलती जाएगी और ये आग बुझेगी नहीं। और आज देखिए जो आग 2011 में जुनेद साहब लगाई गई थी, आज उसकी लपटों में आप देख लीजिए कितने लोग आ चुके हैं उसकी जद में। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, हर तारीख के ऊपर जुनेद साहब 2011 से 2020 तक आप इस जनहित याचिका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, हर एक तारीख पर मैंने इफ़ेक्टिवली डिवीज़न बेंच में हमेशा यही गुहार लगाई, यही बात की कि ये स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अब हम एंटी करप्शन ब्यूरो कहते हैं, ये इसके बस का रोग नहीं है इस रोशनी स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट करना। मैं आपने 2013 की बात की, डॉक्टर सुभाष पांडे अकाउंटेंट जनरल थे जम्मू कश्मीर के। ये तारीख में पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर में कि किसी अकाउंटेंट जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कि दैट डिस्पाइट आवर रिपीटेड रिक्वेस्ट even the office of the chief secretary J&K is not extending any cooperation, they are not supplying us the records, and accountant general ने
550 टेस्ट चेक केसेस विद रिगार्ड टू 7 डिस्ट्रिक्ट्स जुनेद साहब ये जम्मू कश्मीर सरकार को दिए। और मैं आपको वो कहना चाहता हूँ, वो जो 550 केसेस हैं, आप उन्हीं में नाम पढ़ लीजिए, कितने इज्जतदार लोग, कितने सरमायादार लोग, कितने इन्फ्लुएंशियल लोग उनके नाम हैं। तो उसी दिन, जिस दिन हमारे हाथ वो लिस्ट लगी थी, उसी दिन मैंने हाई कोर्ट में गुहार लगाना शुरू की थी कि देयर कैन बी नो फेयर एंड इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन एट द हैंड्स ऑफ द लोकल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, क्योंकि जो लोग इसमें बेनिफिशरीज हैं, दे आर वर्चुअली, मैं ये कहूँगा, दे आर सो क्लोज टू एंड दे वर पार्ट ऑफ द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। तो यही शुरू से मेरा एक कंसिस्टेंट स्टैंड था कि दिस मैटर मस्ट गो टू केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी हर्डल इस केस में जो ब्यूरोक्रेसी ने अब्यूज़ किया है अपनी ऑफिशियल पोजीशन को, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ जुनेद साहब, खुल के बात मैं करता हूँ, लोग नाराज़ भी मुझसे होते हैं। आप देखिए, आलोक पुरी साहब थे IGP विजिलेंस, उनकी स्टेटस रिपोर्ट इसी PIL 19/2011 में शामिल है, जिसमें उन्होंने लिख के दिया कि मैंने हृदय कुमार सिंह और सुधांशु पांडे के खिलाफ प्राइमा फेशियाई आई हैव प्रूव्ड दी चार्जेस। और आप ये देखिए, जब मामला स्टेट विजिलेंस कमीशन और GAD के पास गया, वहां से इशारा आया कि सुधांशु पांडे का नाम जो है इसमें से निकाल दीजिए। और सुधांशु पांडे का नाम, और बड़ी मजेदार बात कि सुपरवाइजरी अफसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो कहते हैं कि देयर इज एनफ एविडेंस अगेंस्ट मिस्टर सुधांशु पांडे एंड हृदय कुमार सिंह, लेकिन स्टेट विजिलेंस कमीशन जो कि सुपरवाइजरी बॉडी था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ चेयरमैन थे प्राइस फिक्सेशन कमेटी के, एंड सुधांशु पांडेज नेम वाज डिलीटेड। और सिर्फ सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन के लिए फाइल GAD में गई। और एज पर सर्विस कंडीशंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, ये मामला DOPT में जाना चाहिए था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन हृदय कुमार सिंह जी की फाइल जो थी उसको दिल्ली नहीं भेजा गया, उसको GAD के लेवल पे ही मैडम महबूबा मुफ्ती उस टाइम चीफ मिनिस्टर थी, और सैंक्शन डिक्लाइन की गई अगेंस्ट लॉ ऑफ द लैंड जिसे कहते हैं। और फिर उसके बाद ये लोग जिसे कहते हैं जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, मैंने बार बार कोर्ट में ये गुहार लगाई कि ये जो सैंक्शन का मामला है IAS ऑफिसर का, ये दिल्ली जाना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री ऑफिस में अप्रोच किया, मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को चिट्ठियां लिखी कि इसमें इंटरवीन कीजिए, मैंने RTI सबमिट की, और RTI में भी DOPT ने लिख के दिया, हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं भेजा गया हृदय कुमार सिंह की प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का। आप मुझे बताइए, इतनी नाइंसाफी! मैं क्या कोई अपने लिए फेवर मांग रहा था? क्या मैं ये कह रहा था मुझे एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाओ या मुझे हाई कोर्ट का जज बनाओ? मैंने सिर्फ एक डिमांड की कि जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ की रजीम जो है उसको एस्टैब्लिश कीजिए। जैसे आपने कहा रूल ऑफ लॉ की रजीम को एस्टैब्लिश किया जाए, रोशनी स्कीम स्कैम 25,000 करोड़ का है, जिन 555 नामों की बात आप कर रहे हैं, आप सुधांशु पांडे, हृदय कुमार, तो प्राइवेट प्राइस फिक्सेशन कमेटी के मेंबर थे, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन इसी लिस्ट में कृष्ण आमला का नाम है बेनिफिशरीज में, बिल्कुल ठीक। इसी लिस्ट में मुश्ताक चाय का नाम है बेनिफिशरीज में, इसी लिस्ट में एक जज साहब का नाम है, पूर्व जज साहब का नाम है बेनिफिशरीज में, इसी लिस्ट में डॉक्टर हसीब द्राबू का नाम है बेनिफिशरीज में, इसी लिस्ट में डॉक्टर हसीब द्राबू के भाई का नाम है बेनिफिशरीज में, इसी लिस्ट में कश्मीर के टॉप 5 इन्फ्लुएंशियल घरानों के नाम हैं बेनिफिशरीज में, इसी लिस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर में जो शेर कश्मीर भवन है उसका नाम है, नवाए सुबह कम्प्लेक्स का नाम है, और भी बहुत सारे दफातर का नाम है, कांग्रेस का हेडक्वार्टर जो था उसका नाम है, मौलाना आज़ाद रोड पर बनी हुई बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जिन बिल्डिंगों के मालिकान का नाम है। शकील साहब, क्या आपको लगता है CBI में इतना दमखम है कि जो काम ACB नहीं कर सका, पहले स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन था, अब ACB था, जिन लोगों पर ACB हाथ नहीं डाल सका, जिन लोगों पर स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन हाथ नहीं डाल सकी, और जो लोग रेड जोन भटिंडी से निकलकर कश्मीर अपने घर पहुंच जाएं 5 अगस्त के बाद वाली लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिजीम में, क्या आपको लगता है कि CBI की हिम्मत है इतने बड़े बड़े लोगों पर हाथ डालने की?
जुनेद साहब, कुछ बातें तो आप बड़ी दिल से करते हैं और बड़ी माशाल्लाह सच बोलते हैं, जिसके लिए मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। जिन लोगों के आपने नाम लिए, ये लोग जम्मू कश्मीर में मैटर करते हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर में मैटर नहीं करते, नॉर्थ ब्लॉक के लोग भी उनको बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। यहाँ पे कुछ चीज़ें कंडोन भी करनी पड़ती हैं ना जम्मू कश्मीर में, कई बार यहाँ पे आंख भी बंद करनी पड़ती है दिल्ली को। क्या करेंगे इस बार भी आंख बंद, लगता है आपको? मुझे लगता नहीं शायद इस बार आंख बंद करनी पड़ेगी। वो इसलिए नहीं बंद आंख होगी क्योंकि इट विल बी ए कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन। ये मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जम्मू कश्मीर के खंडपीठ को, चीफ जस्टिस मैडम गीता मित्तल और फर्स्ट प्यूनी जज जस्टिस राजेश बिंदल को। उनको मालूम था कि हमारे जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ की हालत क्या है, यहाँ रूल ऑफ लॉ कैसे ट्विस्ट होता है अंडर डिफरेंट सिचुएशंस से कहते हैं। और आप ये देखिए, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हमारे जजेस, क्योंकि हमारे जो फाइलें हैं, हमारा जो रिकॉर्ड है, वो अपने आप, दीज डॉक्यूमेंट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। उन्होंने खुद देखा कि सेंट्रल ऑफिस के पास फाइल जा रही है, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन के पास, वहाँ 8-8 महीने लग रहे हैं, 2-2 साल फाइल दब रही है गणपत ब्रिज स्कैम की। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये हाई कोर्ट ने लिखा है, अनविलिंगनेस, इनकॉम्पिटेंस ऑफ द एंटी करप्शन ब्यूरो, ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन। एंटी करप्शन ब्यूरो की बात आप करें 5 अगस्त 2019 के बाद वाले की? ये उसी एंटी करप्शन ब्यूरो की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके डायरेक्टर को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनीष सिन्हा साहब ने गोल्ड मेडल फॉर ऑनेस्टी दिया है। और अभी कल आपने देख लिया कि जो गोल्ड मेडल एंटी करप्शन ब्यूरो को जो हमारी खंडपीठ ने दिया है, आप ज़रा जजमेंट में वो जो स्ट्रिक्चर्स हैं और साथ में जो जस्टिस बिंदल की जजमेंट जो कल अभी डिक्टेट हुई है ओपन कोर्ट में, जो अभी पब्लिक डोमेन में आनी है, अपलोड होनी है, जिसमें ये वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, अनविलिंगनेस, इनकॉम्पिटेंस of the investigating agencies and closing the matters and keeping the matters close to the chest for years together। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारे खंडपीठ ने कहा है कि इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन की पीरियडिक स्टेटस रिपोर्ट्स हर 8 हफ्ते के बाद हाई कोर्ट उनको एग्जामिन करेगी। सो इट विल बी ए, आप कह रहे हैं तारीख रकम की जाएगी, कुछ बदलेगा जम्मू कश्मीर, ये कह रहे हैं? मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि मैं आपको साफ एक बात बताऊंगा, किसी का कुछ भी एजेंडा हो सकता है, किसी को इलेक्शन लड़नी होगी, किसी को एमएलए बनना होगा या मंत्री बनना होगा। मेरा एक ही एजेंडा था इस सारे मामले में 2011 से, टू एस्टैब्लिश ए regime ऑफ रूल ऑफ लॉ इन जम्मू एंड कश्मीर एंड टू एंश्योर फिक्सेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। लेकिन शकील साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, फेसबुक पर भी मैंने आपको देखा, आप ने अपनी टीम के साथ इस बहुत बड़ी खुशी, इसको खुशी के तौर पे सेलिब्रेट किया, लेकिन सीबीआई का जो अभी तक काम करने का तरीका रहा है वो भी बादलों के घेरे में है और लोग सवाल खड़े कर रहे हैं सीबीआई के कामकाज पर भी। तो इस सूरत हाल में आपकी तवक्कात इतनी ज़्यादा सीबीआई से होनी कि जनाब पता नहीं कौन बहुत बड़ा इनकलाब अब सीबीआई ले आएगी, हम देखेंगे कि सीबीआई ने कह दिया जनाब कि फार्मर वित्त मंत्री जा रहे हैं, फार्मर फला मंत्री जा रहे हैं, फार्मर फला जा रहे हैं, तो ये आपको नहीं लगता कि आप भी ज्यादती कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपने बांध ली हुई हैं, क्योंकि हो सकता है 6 महीने बाद आपसे हम बात कर रहे हैं और आप ये कहें कि सीबीआई के पास क्यों गया, इससे बेहतर तो एसीबी कर रही थी। मैं आपको एक चीज़ कहूँ जुनैद साहब, मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के नाते मैं कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़ लेता हूँ। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ही सीबीआई को बोला था इट्स ए केज्ड पैरेट, आपको याद होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नगाड़े बजा रहा हूँ या मैं कोई ढोल पीट रहा हूँ। हाँ, मैंने कल केक काटा। क्यों काटा? ये उन लोगों को मैंने ये बताया कि एक जद्दोजहद जो होती है जब ये शुरू की जाती है, इन 9 सालों में जुनैद साहब मैंने कितनी मड स्लिंगिंग, कितनी विलिफिकेशन कैंपेन फेस की है। लोगों ने मुझे ब्लैकमेलर कहा, लोगों ने मुझे कहा ये करोड़ों रुपया कमा गया है, इसने पता नहीं क्या क्या मफाद ले लिए हैं, क्या क्या इसने, ये एक तरफ से केस दायर करता है, दूसरी तरफ से विड्रा करता है। ये कल मेरा स्टैंड विंडिकेट हुआ, मेरे 9 साल का जो जिहाद था इनजस्टिस के खिलाफ, ब्लैक शीप्स के खिलाफ, बिग शार्क्स के खिलाफ, ये वो विंडिकेशन थी मेरी। ये नहीं है कि मैंने कल इसलिए मैं खुश था
कि आप जिसे कहते हैं कि एक तब्दीली इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि ये अवैध कब्जे हट जाएंगे और ये लोग डिस्ट्रिक्ट जेल अम्फला और कोट भलवाल सेंट्रल जेल में पहुंच जाएंगे। अभी समय लगेगा, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इस फैसले से जुनेद साहब लोगों का विश्वास रूल ऑफ लॉ पे बहाल हुआ है जम्मू कश्मीर में। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। अच्छा, मतलब ये तो नहीं है कि आपको ये है कि कोर्ट मॉनिटर करेगा सीबीआई के कामकाज को, तो उससे शायद आपकी उम्मीदें और तवक्काएं जो हैं वो ज़्यादा हैं। मैं तभी आपको ये चीज़ कही, मैंने कहा इट इज़ ए monitoring by a constitutional court, the highest court of the Jammu and Kashmir will be monitoring this investigation. मैं बार बार कहता हूं लोगों को कि एक बार जब जनहित में कोई मामला अडॉप्ट कोर्ट इसको कर ले, जिसे हम कहते हैं ये कोर्ट अडॉप्टेड PIL, मैं आपको बताऊंगा शुरू में बहुत दुश्वारियां हुई, इसी PIL में नोटिस इशू नहीं हो रहा था 2011 में। मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ, एंड आई एम थैंकफुल टू माई ब्रदर मिस्टर वरिंदर भट्ट एडवोकेट। मैंने उनसे असिस्टेंस ली थी उस टाइम, और उन्होंने वो मेरे साथ पेश हुए थे, एंड आई नो दैट so many queries were put by the then honorable justice JP Singh when this matter was to be considered in 2011। मुझे एक एक लम्हा, एक एक दिन, जिसे कहते हैं जुनेद साहब, याद है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने हमारी बात तो सुनी। ठीक है, मुझे ये बताएं 17 टोटल FIR इसमें लगी थी जी, कितनी FIRों में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच पड़ताल की हुई है और स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक, और कितनी FIR ऐसी हैं जिनमें पिछले 9 साल में जांच पड़ताल ही नहीं हुई है? मैं जुनेद साहब आपको बताना चाहता हूँ, टोटल 17 FIRs रजिस्टर हुई रोशनी की, जिसमें से सिर्फ 2 केसेस में चालान पेश हुआ। आप देख लीजिए कितनी कॉम्पिटेंस है। 9 सालों में 2 केस। हाँ, 9 सालों में 2 केसों में चालान पेश हुए, और ये लोग LG का गोल्ड मेडल लेकर ऑनेस्टी हमें बता रहे हैं। और फिर उसके बाद 3 फाइलों में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मांगी गई है। वो फाइलें 3 साल से लेकर 5 साल तक सिविल सेक्रेटरीट में, यानी 12 केसेस अभी भी ऐसे हैं जिनमें किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 फाइलें ऐसी हैं जिनमें क्लोजर रिकमेंड हुआ है, और 10 FIRs ऐसी हैं विच आर स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। और ये जो लास्ट स्टेटस रिपोर्ट 28 जुलाई 2020 को जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने एडिशनल एडवोकेट जनरल रमन शर्मा जी के द्वारा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दायर की, और जिसके ऊपर हमने बहस की, एंड वी मेड आउट ए केस फॉर एंट्रस्टिंग दिस इन्वेस्टिगेशन टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे आपने कहा कि अब आपका मामला तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास चला गया है, लेकिन शकील साहब, आपकी उम्मीदें CBI से, या आप कोर्ट मॉनिटर करेगा इस सारे के सारे मामले को? आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि जो इस समय स्थिति जो है, इस समय रोशनी मामले की स्थिति क्या है, एडवोकेट अंकुर शर्मा का इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या था, और उन्होंने किस तरीके से इस केस को एक नया मोड़ दिया? जुनेद साहब, मैं आपसे ये बात बड़े मोदबाना अंदाज से शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, 2011 में ये जनहित याचिका हमने शुरू की, मैंने और प्रोफेसर साहब ने। 2014 में अंकुर शर्मा, जो कि उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे और LLB कर रहे थे, उन्होंने मुझसे रुजू किया। ही हैड ए कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अंकुर जी की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मैंने वो एप्लीकेशन तैयार की, CMP नंबर 48 ऑफ 2014, जिसमें हमने CBI प्रोब की डिमांड की। इसी PIL 19/2011 में ये एक एप्लीकेशन दी गई अंकुर शर्मा जी के द्वारा, एंड अंकुर जी ने उसमें CBI की गुहार की। ये उसी जनहित याचिका का एक हिस्सा है, और उसी एप्लीकेशन 48 ऑफ 2014 पे अभी बहस हुई। अभी जो मेन PIL हमारी है वो कंटिन्यू है, वो चलेगी आगे। उसमें जो भी मुद्दा जो है 20 लाख कनाल स्टेट लैंड जो इलीगल अंडर ऑक्यूपेशन है। लेकिन शकील साहब, जैसे आपने कहा 20 लाख कनाल स्टेट लैंड की बात की है, क्या आपको नहीं लगता कि मुसलमान दुश्मन अब आपको कहा जाएगा? क्योंकि इस स्टेट लैंड की जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल हुई, उस स्टेटस रिपोर्ट में जो 550 टेस्ट केसेस हैं, उन टेस्ट केसेस में बहुत बड़ी तादाद में वो बहुत ताकतवर लोग हैं, क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर है, मुसलमान यहाँ पर मेजॉरिटी में हैं, तो आप मेजॉरिटी में हैं तो आप लैंड ग्रैब भी मेजॉरिटी में करेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको मुसलमान दुश्मन कहा जाएगा कि ये जो ज़मीनों के ऊपर जबरी कब्जे हैं,
जबरी कब्जे हैं, जिसने भी किए हैं, वो किसी भी धर्म किसी भी जात का हो, लेकिन चूंकि तादाद और आबादी के हिसाब से मुसलमान ज़्यादा हैं, जाहिर सी बात है उनके केसेस मामले ज़्यादा उनके होंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको ये सब इल्ज़ामात भी आप पर लग सकते हैं, या ऐसी कोई फ़िक्र आपको नहीं है? जुनैद साहब, मेरी नीयत बड़ी साफ़ है। मैंने आपको पहले ही कहा, मेरा एक मोटो है, ज़िंदगी का एम है कि हमारे जम्मू कश्मीर में फ़िज़ा बदलनी चाहिए, यहाँ रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होना चाहिए, जिसे कहते हैं। चाहे उस रूल ऑफ लॉ के आप समझ लीजिए आड़ में चाहे कोई भी इफ़ेक्ट हो, उसमें चाहे शेख शकील भी हो, जिसे कहते हैं। अगर मैं कानून की वायलेशन करता हूँ, मेरे लिए भी वही कानून है जो रामलाल के लिए है, जो श्यामलाल के लिए है। और जो आपका ये सवाल है कि अगर मेरे समुदाय के लोग, अगर उन्होंने कानून की वायलेशन की है, अगर उन्होंने करोड़ों रुपए की ज़मीनें, जिसे कहते हैं, उन पे उनके अवैध कब्ज़े हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे हजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनका ऐसा कोई मैसेज है कि आप जिसे कहते हैं किसी का हक खाएं, आप किसी की ज़मीन पे जबरन कब्ज़ा करें। अगर तो कुरान में ऐसी कोई बात है या अल्लाह ताला का कोई ऐसा मैसेज है, तो फिर तो ठीक है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा दिल धड़कता है उस आदमी के लिए जिसके लिए कोई टेलीफोन नहीं करता। मेरा दिल धड़कता है उस हिंदू के लिए भी जो मेरिटोरियस है। मेरा दिल धड़कता है उस मुस्लिम के लिए भी जो दरवाजे खटखटाता है मिनिस्टरों के, उसकी कोई बात नहीं सुनता। लेकिन अगर रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने में, जिसे कहते हैं, अगर तुगयानी चलेगी, सैलाब चलेगा, उसमें मुझे लगता है कि जिसने भी गलत किया होगा तो वो उस तुगयानी में, उस सैलाब में जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता। एक और चीज़ आपसे आखिर में जानना चाहूँगा कि लैंड ज़मीन जहाद, क्या आपको लगता है कि आप चूंकि इस ज़मीन के मामलों से जुड़े हुए हैं, लैंड ग्रैबर जिस तरीके से जम्मू में जबरी कब्जे होते हैं या हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, आपको लगता है कि लैंड ग्रैबरों का जो नेक्सस सामने आता है उसमें मजहब कहीं कोई बुनियाद है? क्या आपको लगता है कि कहीं किसी जगह कोई मजहब बुनियाद है जो लैंड ग्रैबरों का नेक्सस उसके जहन में रहे? मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, देयर इज़ ऑलवेज ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस फॉर सच डील्स। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जिस तरह हम कहते हैं ना, जहाँ करप्शन होती है, जहाँ आपसी लेन देन या एक्सचेंज ऑफ ग्रेटिफिकेशन होती है, उसमें आपने कभी मज़हब की इन्वॉल्वमेंट देखी है जुनैद साहब? आप कभी नहीं देखेंगे। वहाँ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है। और आप यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे कि इस मामले में जो शार्क्स हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, ठीक है, वो सभी इकट्ठे होंगे, सभी इकट्ठे मिलकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कोशिश करेंगे बड़े से बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट में हायर करना, और उनका राइट भी है, जिसे कहते हैं, दे कैन डेफिनेटली। लेकिन एक चीज़ मैं आपको जो जुनैद साहब कहना चाहता हूँ, एटलीस्ट एक मुद्दा तो बना, ये अवैध कब्जे एक मुद्दा तो बना। लेकिन शकील साहब, देखने में ही आया, आखिरी सवाल था, लेकिन देखने में ही आता है कि जेडीए का बिल्डोजर हो, जेएमसी का फावड़ा हो, या किसी भी डिपार्टमेंट की कोई मशीन हो, जी जी, वो जाके किसी बेचारे मामूली से रामलाल का घर तोड़ के आ जाएगी, मोहम्मद हुसैन का घर तोड़ के आ जाएगी। लेकिन जो हम सुनते आए हैं कि जनाब जेसीबीयाँ जाएंगी और बड़े बड़े लोगों के मकान गिरा के आ जाएंगी, ठीक है, क्या आपको लगता है कि जो ये जेसीबीयाँ लेकर जाने के मूड में हैं वो वाकई वैसा करना चाहते हैं, या ये सिर्फ एक सियासी शोशाबाजी है और सूटेबिलिटी है, और थोड़ा आपको अच्छी खासी इसमें वो पॉलिटिकल माइलेज मिल जाती है, लोग वाह कर देते हैं? क्या आपको क्या लगता है, मुद्दा और मकसद क्या है इस सब का? जुनैद साहब, कुछ चीज़ें मैं इनको बिल्कुल भी रूल आउट नहीं करता हूँ। इस स्कैम के बाद और इस जजमेंट के बाद बहुत सारी सियासत इवन मज़हब के नाम पे भी खेली जाएगी। लोग पॉलिटिकल माइलेज जिसे कहते हैं लेना चाहेंगे, ठीक है। और जो लोग इससे अफेक्ट हो गए हैं, वो धर्म का इस्तेमाल भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में, धर्म का इस्तेमाल जो है वो भी होगा। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है, जो बात आप मुझे कह रहे हैं, ये बात 3 दिन पहले मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बहस भी की। मैंने कहा, क्योंकि सरकार कोर्ट की क्वेरी थी सरकारी वकील से कि आप बताइए आपने कितनी इंक्रोचमेंट रिमूव की ऑन फॉरेस्ट लैंड, तो बताने लगे जी एनवायरमेंटल पार्क के सामने 5 मरले, वहाँ पे रगूड़ा में 10 मरले। तो मैंने वही बात कोर्ट को भी कही, मैंने कहा जनाब इनका बुलडोज़र जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जेडीए का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, वो चलता ही नोमैड्स के ऊपर है जो बेचारे गरीब हैं और जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं,
जिन्होंने कोई 2-2 मरले या 4-4 मरले पे घर बनाए हैं। लेकिन मैंने कहा जनाब जिन्होंने 300-300 कनाल जिनके पास फॉरेस्ट लैंड, जिन्होंने फार्म हाउस बनाए हैं जिसे कहते हैं, वहाँ पे ये क्यों नहीं जाते? और मैंने गुहार की, मैंने रिक्वेस्ट की डिवीजन बेंच को, मैंने कहा जनाब जब तक ये बुलडोज़र और ये क्रेन्स जब तक ये टॉप से शुरू नहीं होंगी, मैंने कहा जनाब ये मैसेज नहीं जाएगा। और ये जुनैद साहब आपकी बात को कंफर्म करते हुए डिवीजन बेंच ने सरकार को हिदायत की कि विद इन 1 वीक जो 50 कनाल से ऊपर के काबज हैं फॉरेस्ट लैंड, उनकी सबसे पहले आप लिस्ट फराहम करें कोर्ट में। तो ऐसा नहीं है कि मैं आई रिप्रेजेंट 2 सेक्शंस ओनली, जिसे कहते हैं मेरा दिल धड़कता है गरीब आदमी के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि ये बुलडोज़र गरीब के ऊपर क्यों चलता है, और ये बात आपने बिल्कुल सही की। लेकिन कोशिश की जा रही है, मैं कह रहा हूं जुनैद साहब, हमारी तरफ से भी यही कोशिश है, और कोर्ट में भी मैं यही बात सामने रखता हूं कि जो गरीब आदमी है उसकी टर्न जो है वो सबसे लास्ट में आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट शेख शकील। आपने सुन लिया कि सीबीआई के पास मामला जाने का, और उसके बाद चूंकि कोर्ट इसको मॉनिटर करेगा, बहुत उम्मीद है इनको इस चीज़ से कि अब शायद जम्मू कश्मीर में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। क्या करेगी सीबीआई, उस पर भी नज़र रहेगी हमारी, और आप तक पहुंचाते रहेंगे। मगर आप सभी लोगों से गुजारिश ये, रोशनी का मामला हो, कोई और मामला हो, मजहब के चश्मों से देखना इसको बंद कर दीजिए। आपने मजहब के चश्मों से देखना शुरू कर दिया, यकीन मानिए तमाम लैंड ग्रैबर, तमाम वो भू माफिया के लोग आपके हाथों से निकल जाएंगे और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाएगी।